रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। मंजिल मिले मिले न मिले हमको इसका गम नहीं, मंजिल मिले मिले न मिले हमको इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। नमस्कार, आदाब। मैं सलीमा रजा अपने साथी अरशद इकबाल के साथ एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम आई वे ये है रोशनी का कारवां में। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि अ स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किल्ड मैरिनर। सलीमा जी, आपका क्या कहना है इस कहावत के बारे में? भाई, तुम बात करते हो तो वाकई पते की करते हो। समुद्र के पानी में अगर उतार चढ़ाव न आए तो नाविक उनसे जूझने का हुनर कहाँ से सीखेगा मियाँ। कहने का मतलब यह है कि अगर जीवन में परेशानी आएंगी तभी तो हम उनसे निपटना सीखेंगे। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान मनोरंजन के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, जिन्होंने न सिर्फ कई म्यूजिकल शोज ऑर्गेनाइज किए हैं बल्कि अपने ग्रुप के एल्बम्स भी रिलीज किए हैं इन्होंने। जी, हम बात कर रहे हैं मुंबई के किशोर गोहिल की, जो कि एक अच्छे एंकर यानी कि सूत्रधार होने के साथ साथ एक अच्छे कॉमेडियन भी हैं। भाई, किशोर जी का कहना है कि उनकी ब्लाइंडनेस ने उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने और जीवन में बहुत कुछ करने में उनकी काफी सहायता की है। What a positive thought। किशोर जी से उनके जीवन से जुड़े कई पहलुओं के बारे में बातचीत करेंगे हमारे साथी जॉर्ज अब्राहम। नमस्कार किशोर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार जी। आप मनोरंजन और संगीत की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं जी, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे? व्यक्तिगत तौर पे मैंने 1989 से जी क्षेत्र संगीत का है, लेकिन जो काम शुरू किया वो एक सूत्र संचालक और एक हास्य कलाकार के तौर पे काम शुरू किया। और सन 2000 में मुझे ऐसा लगा कि यूं बिखरे बिखरे काम करते रहने से नेत्रहीन हो या विकलांगों को एक तो काम मिलने के आसार कम हो जाते हैं और उसका पूरा रिटर्न्स मिलने के आसार भी बहुत कम होते हैं। जी देख करके हम सब ने साथ मिल करके सन 2000 से एक कंबाइंड एफर्ट शुरू किया कि जिसका नाम है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिसेबल्ड आर्टिस्ट्स। और उसके बाद एक के बाद एक रोशनी, मेरी आवाज़ ही पहचान है, आस और अनेक हम जो जीवंत कार्यक्रम करने लगे जिसको हम लाइव परफॉर्मेंस कहते हैं। जी और लोकल लैंग्वेज में 2 गुजराती में और 1 मराठी में 3 म्यूजिकल एल्बम्स हमने किए। तो 8 साल में हम 1100 से ऊपर ऑल ओवर इंडिया और अब्रॉड प्रोग्राम्स भी दे चुके हैं। और तो ये है अभी तक का सफ़र। तो आपको कब लगा किशोर कि आप में हुनर है और ये जो आप सूत्रधार और हास्य कलाकार का जो काम करते हैं? मुझे तो कभी असल में खुद को पता लगने के बावजूद भी इसके बारे में मैंने कभी सीरियसली सोचा नहीं था। लेकिन एक हमारे कॉलेज के साथ फंक्शन में मेरे कई दोस्त और वेल विशर्स ने मुझे बताया कि अगर तुम इसी के अंदर आगे चलो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तब से धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी भी मिलती गई और स्ट्रगल करने में भी इंटरेस्ट रहा। ऐसा नहीं है कि हार के बाद निराश नहीं होता था, लेकिन जी। हार के बाद भी फिर भी आगे की मंजिल जरूर दिखती थी, अंधेरे के आगे उजाला दिखाई देता था। इस टैलेंट को डेवलप करने के लिए आप क्या क्या कदम लेते हैं? एक तो खुले दिमाग से और खुले कानों से दुनिया को अनुभव करता हूँ जी और पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, जी लोगों से मिलता हूँ, लोगों को जानने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि हास्य और सूत्र संचालन है क्या, लोगों के दिलों को जो बातें अच्छी लगे, जिससे लोगों के दिल जुड़ सके, ऐसी कुछ बातें अपने मुंह से कहना, यही तो सूत्र संचालन और हास्य कलाकार का काम है। कुछ आपके जो पिछले कई सालों में जो आपका अनुभव है उसमें से कुछ मेमोरेबल परफॉर्मेंस है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी हाँ, एक परफॉर्मेंस हमने किया था 14 अगस्त के दिन, पाटकर हॉल है बम्बई में। जी और 26 जुलाई के दिन जो मुंबई में वर्षा हुई जी उसके बाद मुंबई के लोगों ने एक दूसरे की जान बचाने के लिए जो किया उसके बारे में एक कहानी मैंने सुनी थी जी कि एक छोटे बच्चे को, जो दूध पीता बच्चा था, और उसकी माँ को 2 नौजवानों ने कैसे बचाया था। जी
और ये कहानी जब मैंने सुनी और दिल किया कि ये कहानी मैं अपने शोज़ में कभी बताऊं, और उस दिन जब मैंने वो कहानी बताई तो शो के बाद एक इंसान ने आकर मुझसे गले मिलकर कहा कि हम तो 26 जुलाई जब लोग मौत की और ज़िंदगी की लड़ाइयाँ लड़ रहे थे तब हम चौपाटी पे जाके मज़े कर रहे थे। आज आपने हमारी सच्चे अर्थों में आंखें खोल दी है। इसके बाद जब भी कभी संकट की घड़ी होगी तो हम ये सोचेंगे कि हम लोगों की मदद कैसे करें, न कि हम खुद एंजॉय कैसे करें जब हम सेफ हैं। किशोर, आपका पसंद का कोई गाना जो हम अभी हमारे सुनने वालों के साथ सुने? जी हाँ, मुझे एक बहुत पुराना गाना है, शंकर जी किशन जी की धुन है, फिल्म आरज़ू का है, लता जी की बहुत मीठी आवाज़ है और उसमें मनहरी दा ने बहुत प्यारा सैक्सोफोन बजाया। बिल्कुल छोटे छोटे और नाजुक पीस है लेकिन बहुत प्यारे पीस है, दिल को छू लेने वाले पीस। सैक्सोफोन के आरज़ू फिल्म का अजी रूठ के कहाँ जाइएगा, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजी रूठ कर अब। चलिए, गाने के बाद किशोर, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। आपका दृष्टि का प्रॉब्लम है और ये मेरे ख्याल से काफ़ी पहले से है जी। इसका ये वजह क्या है और इसका आपकी ज़िंदगी में क्या असर हुआ? मेरी दृष्टि का प्रॉब्लम तो जन्म से है और ये एक जिसको माँ के गर्भ में ही होने वाला छोटा सा नैसर्गिक अपघात बोलते हैं जी। उसकी वजह से मेरी आंखें नहीं हैं, पैदा होते ही नहीं हैं जी। और इसकी वजह से जहाँ तक मैं मानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो भी हुआ जी। दृष्टि ना होने की वजह से वो अच्छा ही हुआ जी। क्योंकि शायद दृष्टि होती तो मेरी वाणी इतनी अच्छी ना होती जी। और अगर दृष्टि होती तो मेरी शिक्षा दीक्षा पूरी तरीके से जितनी मैं चाहता था उतनी शिक्षा दीक्षा मेरी हो गई, उतनी हो नहीं पाती थी। और परिवार में बड़ा बेटा होने के नाते मुझे उसका त्याग करके परिवार की जिम्मेदारियां उठाकर बहुत छोटी उम्र में पिताजी का हाथ बटाना पड़ता उनके कामकाज में जी। तो मैं उचित शिक्षा से, एजुकेशन से वंचित रहता और दृष्टि न होने के कारण जो लोग मुझे ज़िंदगी में मिले जी। ये शायद मैं सोचता हूँ मेरी अपनी सोच है, गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अगर दृष्टि होती तो इन लोगों से मैं कभी ना मिलता। तो आपका पिताजी और परिवार वाले आपको पढ़ाने का क्यों सोचा? क्योंकि हमारे भारतवर्ष में अक्सर जब दृष्टिहीन बच्चे पैदा होते हैं तो वो लोग उनको एक बोझ समझते हैं और उनका प्रतिभा समझने में ज़रा दिक्कत होता है उनको। तो आपके कुछ खास वजह से कुछ इन्फ्लुएंस हुआ था आपके पेरेंट्स को या उन्होंने कैसे सोचा आपको? एक मेरे पिताजी की दर्जी की दुकान है जी। तो उसमें एक रेल कर्मचारी, स्टेशन मास्टर कपड़े सिलाने आया करते थे। जब उन्होंने देखा कि मेरी आंखें नहीं है तो वो एक स्कूल के बारे में जानते थे जिसके बारे में उन्होंने मेरे पिताजी को बुलाया और ये मेरे पिताजी का सबसे बड़ा एहसान है कि उन्होंने उस बात को सीरियसली लेकर मुझे स्कूल में भर्ती कर दिया। उसके बाद जब तक मैं रेसिडेंशियल स्कूल में रहा तो स्कूल की अथॉरिटीज़ जो मेरे बारे में फ़ैसले करती थी वो होता था, मेरे पेरेंट्स का उसमें कोई इंटरफेरेंस था नहीं जी। और उसके बाद जब मैं 8th स्टैंडर्ड में गया तब से नेचुरली मेरे पेरेंट्स के एजुकेशन कम होने की वजह से क्या करना क्या नहीं करना वो कुछ ज़्यादा सोचते नहीं थे। तो मैं ही सोचता था हमारे जो दो यार दोस्त है वो जो करते हैं उन्हीं में से जो अच्छा लगा वो हम करेंगे, ये सोच के हम आगे बढ़ते गए। इस तरह से मुझे निर्णय लेने की आज़ादी मिलती गई और जो करना चाहता था सही या गलत वो कर सका और करता रहा हूँ। आप एक तरह से सेल्फ मेड व्यक्ति हैं जी। तो कुछ आप अपनी ज़िंदगी में जो आपने सीखा हमारे सुनने वालों के साथ बांटना चाहेंगे? जिंदगी उबड़ खाबड़ रास्तों से ज़रूर गुजरती है जी। लेकिन जिंदगी जो जाना चाहता है उसे हमेशा कामयाबी के रास्तों पर ही लेकर चलती है जी। इसमें जो भी बाधाएं आती है उनको हम अगर निराश होकर उनका सामना करने की कोशिश करेंगे तो हम उन बाधाओं से मात खा जाएंगे। लेकिन अगर हंसते हंसते उनका सामना करेंगे तो उन बाधाओं से हम कब पार निकल जाएंगे खुद हमको पता नहीं चलेगा और जब पीछे मुड़ के देखेंगे
तो लगेगा कि क्या ये हमसे हो सकता था। आपने हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात करी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, एक बेहद जरूरी बात आपसे कहनी है कि हमारा हेल्प डेस्क नंबर बदल चुका है। अब 011-460-70380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। ये है रोशनी का कारवां। अच्छा अरशद, ये बताओ कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि हमारी जिंदगी में बांटने की क्या चीजें हैं तो तुम क्या कहोगे? देखिए, पैसा छोड़ के सब कुछ। नहीं, बताओ फिर। अच्छा, मजाक से परे। खुशियां, प्यार, गम। बिल्कुल, लेकिन एक चीज और है जो कि बांटने की चीज है। क्या? दोस्तों, ये चीज है जानकारी। ओह हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल तो क्यों ना आप भी हमें कुछ जानकारी दें? भाई, हम अपने दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास आंखों के अस्पताल के बारे में कोई जानकारी हो, कोई संगठन जो दृष्टिहीन लोगों के लिए काम करता हो, कोई स्कूल जो दृष्टिहीन बच्चे जहां पढ़ते हों, ऐसी कोई भी जानकारी, दृष्टिहीनता से संबंधित कोई भी जानकारी हो, तो आप हमें जरूर भेजें। जी, ये जानकारी आप ही के शहर या गांव से कॉल करने वालों के काम आएगी जो कि हमारे आईवे हेल्प डेस्क पर कॉल करते हैं। भाई, हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमें ये जानकारी दे सकते हैं आप हमारे ईमेल पर, हमें कॉल करके, एसएमएस करके, या फिर हमें आप चिट्ठी भी लिख सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो हम अपने इस सेक्शन में ज्यादातर विदेशी हस्तियों के बारे में बात करते हैं, है ना? पर इस बार हम जिस हस्ती के बारे में बताने जा रहे हैं वो मूलतः भारतीय है। हम बातें कर रहे हैं टीवी रमन जी की, जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और एक बेहद लोकप्रिय इंटरनेट सर्च इंजन कंपनी में अमेरिका में काम कर रहे हैं। दोस्तों, अभी के लिए तो हमारे पास उनकी एक शॉर्ट प्रोफाइल ही है, पर जल्द ही इस शो में हम उनसे बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। तो फिलहाल सुनिए टीवी रमन जी की कहानी, हम सब की चहेती अदाकारा काजोल की ज़बानी। टीवी रमन एक प्रसिद्ध कंप्यूटर साइंटिस्ट जिन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में उनके सार्थक योगदान के लिए जाना जाता है। टीवी रमन ने यूनिक्स आधारित कंप्यूटर्स के लिए एक सफल टॉकिंग सॉफ्टवेयर ईमैक्स स्पीक बनाया है, जो कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है। ईमैक्स स्पीक स्क्रीन पर लिखी जानकारी को आर्टिफिशियल आवाज के द्वारा दृष्टिहीन यूजर को सुनाता है। इसके साथ ही ये विभिन्न ध्वनियों का आधुनिक प्रयोग करके यूजर को कंप्यूटर के इस्तेमाल में सहायता कराता है। भारत के पुणे शहर में जन्मे टीवी रमन को बचपन से ही पढ़ाई में गहरी दिलचस्पी थी, जो कि मात्र 14 वर्ष की आयु में अपनी आंखों की रोशनी गंवा देने के बाद भी कम नहीं हुई। उन्होंने 1987 में यूनिवर्सिटी ऑफ पूना से गोल्ड मेडल के साथ मैथमेटिक्स में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। इसके बाद आईआईटी बॉम्बे से प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल के साथ कंप्यूटर साइंस में अपनी मास्टर्स डिग्री हासिल की। सन 1987 में ही उन्होंने अपने कंप्यूटर करियर की शुरुआत की। टीवी रमन का मुख्य उद्देश्य ऐसी टेक्नोलॉजीज का विकास करना था जिनके जरिए बिना आंखों के ही इंटरनेट का इस्तेमाल आसानी से किया जा सके। सन 1992 में उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में एमएस पूरा किया और फिर मैथमेटिक्स में पीएचडी हासिल की। ऑडियो सिस्टम्स फॉर टेक्निकल रीडिंग्स पर आधारित अपनी बेहतरीन थीसिस के लिए उन्हें डॉक्टरल डिसर्शन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अभी तक टीवी रमन की लिखी 3 बुक्स प्रकाशित हो चुकी है और कई तकनीक उन्होंने पेटेंट करवाई है। आज टीवी रमन एक बहुत ही प्रसिद्ध इंटरनेट सर्च इंजन बनाने वाली कंपनी में रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर अमेरिका में काम कर रहे हैं।
हूँ टॉम ऑल्टर। हर बुधवार की शाम को 9 बजे इसी स्टेशन पर आप सुन सकते हैं आई वे ये है रोशनी का कारवां। दोस्तों, हमारे हेल्प डेस्क पर कुछ ऐसे लोगों ने कॉल किया है जो आवाज से अपनी प्रोफेशनल दुनिया बनाना चाहते हैं, यानी वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। आज मीडिया इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है कि आवाज के जरिए बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। आज हमारे साथी प्रणय गड़ोदिया के जरिए आप जान पाएंगे कि आवाज की इस दुनिया के बारे में और कैसे दृष्टिहीन लोगों के लिए भी वॉइसिंग एक खासा अच्छा प्रोफेशन साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, जब से मीडिया इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन अप कर दी गई है, तब से हमें कई सारे टेलीविजन चैनल्स देखने को मिलते हैं। रेडियो पर हमें कई सारे FM चैनल्स सुनने को मिलते हैं और तो और कई सारी फिल्में बनने लगी हैं। और इसी के साथ साथ हम कई सारी एडवर्टीजमेंट्स और कमर्शियल्स देखते और सुनते हैं। इसका मतलब एक वॉइस आर्टिस्ट के लिए काम के अवसर काफी बढ़ गए हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे ही घर के यानी हमारे ही प्रोग्राम के अरशद इकबाल और सलीमा रजा से बेहतर कौन हो सकता था। सलीमा रजा पिछले 48 सालों से रेडियो करती आ रही हैं। अरशद एक बहुत ही उम्दा वॉइस आर्टिस्ट है जिनकी आवाज आप कई सारे टेलीविजन चैनल्स और रेडियो चैनल्स पे सुनते हैं। जब अगर कोई न्यूज कास्टर है, कोई आरजे है, कोई वॉइस डबिंग करता है, कोई वॉइस ओवर्स करता है, तो ये मुख्तलिफ अलग अलग ब्रांचेस हैं। कुछ लोग होते हैं जो हर किस्म का काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों का स्पेशलाइजेशन होता है। जी हाँ, और इसमें यह है कि जैसे अगर आप एक हेडिंग ले रहे हैं कि न्यूज कास्टिंग, उसमें भी क्योंकि अब हमारी इतना मीडिया इतना ज्यादा फाइनली डिवाइडेड और स्पेसिफाइड हो गया है कि आप की जो स्टूडियो से न्यूज कास्टिंग है वो इसमें, और एक ऑन द स्पॉट न्यूज कास्टिंग है, उसके भी अपने अपने श्रेणियां अलग अलग बनी हुई हैं। दोस्तों, इस बात से साफ जाहिर है कि एकमात्र जो प्रोमिनेंट गुण एक वॉइस आर्टिस्ट में होना चाहिए वो है उसकी साफ, सुघड़ और दिलकश आवाज। और एक वॉइस आर्टिस्ट का प्रोनाउंसिएशन यानी शब्दों का जो उच्चारण है वो काफी साफ होना चाहिए, और वो जो बात कहना चाहता है वो एक बहुत ही सहज और सरल तरीके से अपने श्रोताओं तक पहुंचा सके। हमने सनी से भी बात की, जो कि एक बहुत ही अच्छे वॉइस आर्टिस्ट हैं और कई सारे टेलीविजन कमर्शियल्स और टैगलाइंस रिकॉर्ड करते हैं। लैंग्वेज पॉलिश्ड होनी चाहिए। जिस लैंग्वेज में मतलब अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हो उसमें मास्टरी होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ। मैं यूजली इंग्लिश में वॉइस ओवर्स करता हूँ सो माई इंग्लिश इज गुड, माई हिंदी इज पैथेटिक। लैंग्वेज पे मास्टरी होनी चाहिए और मॉड्यूलेशन होनी चाहिए, बट वो प्रैक्टिस से सीख जाते हो धीरे धीरे। और बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आवाज़ भारी हो या एकदम प्लेजेंट हो, बिकॉज इस दुनिया में हर टाइप के लोग हैं और हर टाइप के कैरेक्टर्स की वॉइसेस की ज़रूरत पड़ती है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आवाज़ भारी होनी चाहिए या सुरीली होनी चाहिए। आइए जानते हैं सलीमा जी और अरशद क्या कहते हैं इस बारे में। अगर आप सपोज न्यूज़ अगर करना चाहते हैं तो आपके अंदर फ्लुएंसी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, आपका उच्चारण जैसा कि उन्होंने बताया कि बिल्कुल सही होना चाहिए, और आपके पास आपकी आवाज़ में एक बहुत ही फॉर्मल सा जो एक गुण होता है वो होना चाहिए ताकि सुनने वाला आपको सीरियसली ले। अगर आप आरजे बनना चाहते हैं देन अगेन फ्लुएंसी बहुत ज़रूरी है, विट आपका बहुत तेज़ होना चाहिए, आप हंसा सकें लोगों को, अलग अलग इमोशंस के साथ अपने आवाज़ के साथ खेल सकें, तो मॉड्यूलेशंस को आपको अच्छा करना पड़ता है। और इन मॉड्यूलेशंस में जो पंच एंड पॉज का जो है कि आप उसी वाक्य को किस तरह से अपना मुद्दा पूरा करने के लिए कितनी खूबसूरती से यूजिंग अदा करने के लिए पंचिंग एंड पॉजिंग, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। उदाहरण के तौर पर सनी ने हमें एक वाक्य नॉर्मल वे में बोल के बताया और मॉड्यूलेटेड वॉइस में भी बोल के बताया। सुनिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन लीजिए, दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय स्कोर फाउंडेशन। उसको नॉर्मली हम ऐसे बोलेंगे कि दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय स्कोर फाउंडेशन, है ना। मॉड्यूलेशन से एक भार आ जाता है, एक स्टाइल होता है बोलने का, एक एम्फेसिस जिसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय स्कोर फाउंडेशन, एक ये तरीका है। एक है दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय स्कोर फाउंडेशन, और फिर दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय स्कोर फाउंडेशन। 3-4 अलग अलग टाइप के हैं, मतलब एक्टिंग का थोड़ा बहुत प्रयोग करना पड़ता है। दोस्तों, ये भी ध्यान रहे कि एक अच्छा वॉइस कास्टर बनने के लिए आपको एक अच्छा लिसनर यानी कि एक अच्छा श्रोता भी होना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप ध्यान से सुनेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं और वो चीज को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जिन प्रोग्राम्स को आपको अच्छा लगता है कि वो सुने, उनमें जो लोग
वाकई अपने स्किल्स के लिए जाने जाते हैं उनको खास तौर से सुने, खुद अपनी आवाज़ को छोटे से किसी टेप रिकॉर्डर पे घर में बैठ के रिकॉर्ड करें और बार बार सुने और देखें कि आपके अंदर क्या फ्लॉज हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता निकालें। सेल्फ टॉट एंड सेल्फ इम्प्रूव्ड, ये चीज़ें मेरे ख्याल से इस फ़िलहाल हिंदुस्तान में हो सकता है कि आगे आते आते इन चीज़ों की भी बहुत एक्सपर्टीज़ की ऐसी इंस्टीट्यूशंस और आए हमारे सामने। कुछ हैं लेकिन उनमें आपको बहुत एक बेसिक चीज़ मिलती है, उसके बाद आपका अपना ही काम है, आपकी अपनी मेहनत है जो कि आपको उस दर्जे पे ले जाएगी जहाँ पर कि आप एक जाने माने वॉइस कास्टर बन सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप न्यूज़ देख रहे हो टीवी पे, आप नोटिस करो कि वो कैसे बोल रहे हैं। आप एड्स सुनते हो, नोटिस करो, ध्यान दो कि किस किस वर्ड्स पे वो स्ट्रेस डाल रहे हैं, किन किन वर्ड्स पे स्ट्रेस डाल रहे हैं, या इमोशन क्या है बोलने का, या टोन क्या है, खुशी से बोल रहे हैं, दुखी होकर बोल रहे हैं। ये अलग अलग चीज़ों से अगर आप ऑब्जर्व करोगे अलग अलग एड्स को, अलग अलग नरेशंस को जिसे कहते हैं, या न्यूज़ पढ़ते हुए लोगों को, डायलॉग्स इनफैक्ट मूवीज़ में आप ऑब्जर्व करोगे तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा ये क्या है। अब मेरे ख्याल से कोई फॉर्मल ट्रेनिंग की कोई खास जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं आवाज की दुनिया में काम कैसे ढूंढा जाए। आप अपने पास के साउंड स्टूडियो में जाइए जहां पर रिकॉर्डिंग और प्रोडक्शन का काम होता है। उन्हें अपने आवाज का सैंपल दीजिए, ऑडिशन दीजिए। अगर आपने अपनी कोई डेमो सीडी बनाई है तो वो उन्हें दे के आइए, ताकि आपके लायक जब उनके पास में कोई काम आएगा तो आपको बुला सकते हैं। किसी और फ्रीलांस जॉब की तरह ही इसमें भी आपको नेटवर्किंग करनी होगी, अलग अलग लोगों से मिलना पड़ेगा। लेकिन जितने ज़्यादा स्टूडियोज़ में जा सकते हो उतने ज़्यादा स्टूडियोज़ में जाइए, क्योंकि फ़ायदा इसी से है। इट्स लाइक एनी अदर फ्रीलांसिंग जॉब। मुझे लगता है कि ऑल इंडिया रेडियो से बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां यूथ के लिए युवा वाणी प्रोग्राम्स और इस किस्म के प्रोग्राम्स उनको दिए जाते हैं खास तौर से। मुझे लगता है हमने भी ऐसी शुरुआत की थी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अगर एक ब्लाइंड व्यक्ति जिसकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिसकी वॉइस रेंडरिंग बहुत अच्छी है, क्या वो ये काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ज्यादातर रिकॉर्डिंग्स एक स्क्रिप्ट को पढ़कर होती है। एक वॉइस आर्टिस्ट के सामने स्क्रिप्ट दी जाती है जिसे वो पढ़कर रिकॉर्ड करता है। उसी तरह से आप अपनी स्क्रिप्ट ब्रेल में लिखकर ले जा सकते हैं और उसे पढ़ते हुए रिकॉर्ड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से उसको किसी चैलेंज का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ता, बल्कि वो लोगों के लिए चैलेंज बन सकता है। वो लोग जो स्टैब्लिश्ड हैं उनके लिए, क्योंकि ये एक वाहिद फील्ड है। आप अपना साज अपने साथ लेके जाते हैं, अपना गला, दैट्स इट। माइक्रोफोन आपके सामने होता है, वही आपका दोस्त होता है। उसके बाद आपकी स्किल्स ही हैं जो काम आती हैं। देखने का तो कुछ लेना देना है ही नहीं इससे, क्योंकि वॉइसिंग इज ऑल अबाउट योर वॉइस एंड इट्स अबाउट व्हाट यू कैन हियर, व्हाट यू आर सेइंग। इनफैक्ट किसी दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए तो इट्स एन एडवांटेज। दोस्तों, यहाँ तक कि वीडियो डबिंग भी पॉसिबल है एक दृष्टिहीन वॉइस आर्टिस्ट से काफी हद तक। हमने बात की हमारे साउंड इंजीनियर विजय चावला से, जिन्होंने हमें बताया कि वीडियो डबिंग होती कैसे है। देखिए, जब वीडियो आर्टिस्ट जब डबिंग करता है एक किसी इंग्लिश फिल्म की हिंदी में, तो अंदर एक तो उसके सामने हम लोग टीवी मॉनिटर देते हैं लिप मूवमेंट मैच कराने के लिए, और उसके बाद हिंदी का स्क्रिप्ट होता है जो इंग्लिश वाला हमने डब करना होता है। और हम लोग जो इंग्लिश की ओरिजिनल वॉइस है वो उसके हेडफोन में दी जाती है, ताकि वो सुन के लेंथ भी मैच करा दे कि कितनी लेंथ में आना है। 20 सेकंड का चंक है तो 20 सेकंड में आना है। इस टाइप से हम लोग करते हैं। दोस्तों, अगर आप एक अच्छे वॉइस आर्टिस्ट हैं तो अपनी ब्रेल स्क्रिप्ट को पढ़कर और हेडफोन से आती हुई ओरिजिनल वॉइस को सुनकर उसी एक्सप्रेशन में आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, भले ही आप वीडियो ना देख सकें। जो हमारा प्रोड्यूसर होगा या कोई भी सीट पे बैठा होता है, प्रोडक्शन वाला बंदा कोई भी हो, तो वो लोग उसको हाव भाव बताएंगे कि भी ऐसे हाव भाव है। बाकी इंग्लिश में या अगर हम डब कर रहे हैं तो खुशी से बोल रहा है या गमी से बोल रहा है, वो उसको अंदाज़ा हो जाएगा एक ब्लाइंड व्यक्ति को भी कि बंदे ने ये एक हंस के बोला है या थोड़ा सा सीरियस होके बोला है, तो वो लोग कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास में वो आवाज़ है, वो हुनर है और वो इच्छा है, तो ज़रूर आजमाइए वॉइसिंग इंडस्ट्री में अपना हाथ और बनाइए अपनी पहचान अपनी आवाज़ से। अधिक जानकारी के लिए हमारे iWay हेल्प डेस्क 011-460-70380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। iWay, ये है रोशनी का कारवां। दोस्तों, अब हम बताने जा रहे हैं आपको एपिसोड नंबर 44 में पूछे गए हमारे सवाल का जवाब, जो कुछ इस तरह था। भारत में कम से कम कितने प्रतिशत विकलांगता होने पर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट एक व्यक्ति को डिसेबल या विकलांग मानता है?
आपके ऑप्शंस थे A 100%, B 75% या C 40%। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 40% और विजेता का नाम बताएंगे सिद्धार्थ डडवाल। सिद्धार्थ आइए। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड नंबर 44 के विजेता का नाम लेके मैं सिद्धार्थ वापस आ गया हूँ। एपिसोड नंबर 44 के विजेता का नाम है तैयब रहमुद्दीन, उज्जैन मध्य प्रदेश से, जिन्होंने अपना जवाब SMS द्वारा भेजा है। दोस्तों तैयब रहमुद्दीन जी, आपको अपना इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए दोस्तों, अब आपके साथ मैं थोड़ी जानकारी शेयर करता हूँ। जिनकी दृष्टिहीनता या विकलांगता 40% से कम आती है और उनकी इसी आंशिक विकलांगता के कारण उन्हें सरकारी नौकरी या स्कूल में दाखिला देने से मना कर दिया जाता है, तो वो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस जजमेंट का हवाला देके अपना ये हक पा सकते हैं, जिसमें कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ये साफ कह दिया था कि ऐसे व्यक्तियों को जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट माना जाए और उन्हें पूरा मौका दिया जाए। तो दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये है रोशनी का कारवां। हाँ तो दोस्तों, समय आ गया है अपने दिमाग पर जोर डालने का, क्योंकि हम पूछने जा रहे हैं आपसे एपिसोड 50 हाफ सेंचुरी का हमारा सवाल है, रामायण में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसके माता पिता दृष्टिहीन थे। आपके ऑप्शंस हैं A श्रवण कुमार, B दुर्योधन और C सीता, यानी कि नेम द पर्सन इन रामायण whose parents were blind. Your options are A श्रवण कुमार, B दुर्योधन and C सीता। और याद रखिए कि जवाब भेजते समय अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें, वरना आपकी एंट्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। प्रोग्राम आई वे ये है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 49। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 09968329329 और आप अपना जवाब ब्रेल में भी भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, इसी सवाल के साथ आपको अकेला छोड़ते हुए चलते हैं। नहीं, आपको अकेला नहीं, अपनी जुदाई और अपनी विदाई के साथ छोड़ रहे हैं, इस रोशनी के साथ छोड़ रहे हैं कि हम लोग एक बार फिर से अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में इसी वक्त मिल बैठेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी का कारवां, रोशनी। ये है रोशनी का